जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके क्यूज पर। और आज की क्लास रेलवे आरपीएफ भर्ती 2024 के एग्जाम की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में टोटल 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। और मैं आपको यहाँ पे बता दूं, अगर आपने कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो ये क्लास आज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो मेरे सभी भाई बहन हैं जो मुझे प्रॉपर कमेंट करते हैं। जैसे यशु यादव कह रही हैं, जय श्री कृष्णा भैया जी, आपका चैनल सच में बहुत आगे जाएगा। तो बेटा यशु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरा इस तरीके से सभी लोग मोटिवेट करते हो मुझे। यहाँ पे ये देख रहे हैं, भैया कह रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल। तो जी भैया, ये आरपीएफ कांस्टेबल या आप एसएससी जीडी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफेंस, जय हिंद गुरुजी और नाइस। तो भाई आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरा इस तरीके से मोटिवेट करते हो और मेरा मनोबल बढ़ाते हो। ये वो सभी मेरे दोस्त हैं जो मुझे प्रॉपर कमेंट करते हैं। तो चलते हैं दोस्त आज अपनी क्लास में और देखते हैं। आज हमारे लिए पहला प्रश्न है कि 10वां विश्व जल मंच कहाँ हुआ है। 10वां विश्व जल मंच कहाँ हुआ है, तो इसका आप सही जवाब क्या देंगे। देखो, ये जो है ये बाली में हुआ है, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। और मैं आपको बता दूं, ये ना 18 से 25 मई तक चला है। 18 से 25 मई तक चला है, तो ये भी आप याद रखना। और ये देखो बाली कहाँ पड़ता है, अगर नहीं पता है तो दोस्त याद रखना, ये इंडोनेशिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? इंडोनेशिया में पड़ता है, तो ये भी आप याद रखें। और 10वां विश्व जल मंच है, इसलिए आपको ये देखो नोट कर लेना। करंट अफेयर का क्वेश्चन है आपका और हो सकता है कि पेपर में आपसे पूछ लिया जाए। और यहाँ पे देखो दिया गया है पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखो जितने भी मुख्यालय हैं सभी को आप याद कर लो, क्योंकि देखो दोस्त पेपर में पूछे जाएंगे। और यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा गोरखपुर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे पूछा गया है विश्व का सबसे बड़ा जंगल कहाँ है। विश्व का सबसे बड़ा जंगल कहाँ है, तो आप क्या बताएंगे। तो यहाँ पे याद रखना, ये अमेजन जंगल जो है ना, अमेजन, ऑप्शन सी, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। और सुंदरवन कहाँ है, ये तो भारत का सबसे बड़ा जंगल है। ये आप सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरी वृक्ष और गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है ये सुंदरवन में, ये सब आप याद रखेंगे। ये कहाँ पड़ते हैं? भारत में। और देखो ये जो अमेजन है ना, अमेजन, इसे वर्षा वन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्षा वन। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि वर्षा वन कहाँ है या किसका नाम है, तो आप बता देंगे कि अमेजन का नाम है। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। और आज आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आज से आपको इस क्लास से लेके ये जो क्लास देख रहे हैं इसकी भी आपको पीडीएफ मिलेगी। इसकी भी आपको पीडीएफ मिलेगी बिल्कुल फ्री। उसके लिए बस एक काम करना है, आप कमेंट बॉक्स में एक बार टाइप कर देना कि भैया पीडीएफ चाहिए। मैं आपको टेलीग्राम जो हमारा चैनल है उसका आपको लिंक शेयर कर दूंगा और उसे आप क्या करेंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, फ़ोन में टेलीग्राम होना ज़रूरी है और वहाँ पे आपको पीडीएफ कंटिन्यू मिलती रहेगी। बस आपको कमेंट बॉक्स में जाके टाइप कर देना कि भैया मुझे पीडीएफ चाहिए। और अब चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। और यहाँ पे देखिए दिया गया है कि 1977 में पंचायती राज की समीक्षा के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे। 1977 में पंचायती राज की समीक्षा के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे। एसआई वालों के लिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप भैया इसको जरूर देख लेना। और ये 1977 में हुआ था। क्या, कौन इसके जो अध्यक्ष थे वो थे अशोक मेहता। और पंचायती राज की समीक्षा के लिए जो समिति गठित हुई थी वो 1977 में हुई थी। तो ये भी आप याद रखेंगे और अशोक मेहता जी से क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके, तो इसलिए आप इनको भी एक बार नोट कर ले। और यहाँ पे दिया गया है उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। तो यहाँ पे आप तुरंत बताना प्रजापति, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया। प्रजापति या फिर सर्जक, यहाँ पे सर्जक लिखा है ना, तो प्रजापति या फिर सर्जक आप याद रखेंगे ना, भूल तो नहीं जाएंगे। तो उत्तर वैदिक काल में प्रजापति, तो ऐसे आप याद रखेंगे। और चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। पाली ग्रंथों में गाँव के मुखिया को क्या कहा गया है। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा है। देखो ये कुछ हिस्ट्री जो आपके हैं वहाँ से कुछ क्वेश्चन हैं 5-6, इनको एक बार देख लो। और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ये आपके आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आपके आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है, तो आप क्या बताएंगे। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो भोजक या ग्राम भोजक, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ से आपका सही जवाब दोस्त हो जाएगा। और देखो दोस्त, हमेशा कहता हूँ मैं, क्योंकि मेरा सपना रहा है आर्मी
में जाने का। और देखो मैं 2 लाइन कहूँगा अपने उन शहीदों के लिए जो हमारी हिफाजत में शहीद हो गए, कि सर झुकेगा हमेशा उनकी शहादत में जो शहीद हो गए हमारी हिफाजत में, जो शहीद हुए हैं हमारी हिफाजत में। तो याद रखना, कोई जाग रहा है हमारे लिए रात को भी जब हम सो रहे होते हैं, तो उनके लिए यार, उनके सम्मान के लिए सही एक बार जय हिंद जरूर टाइप कर दिया करो। और यहाँ पे देखो दिया गया है कि गोल्डमैन अवार्ड 2024 के लिए किसे चुना गया है। गोल्डमैन अवार्ड 2024 के लिए किसे चुना गया है, देखो ये आपके करंट का क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, आलोक शुक्ला, जो कि ऑप्शन बी में दिए गए हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ से हो जाएगा हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि रेल के इंजन का आविष्कार किसने किया था। रेल के इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा जॉर्ज स्टीफेंसन। जॉर्ज स्टीफेंसन, जो कि ऑप्शन ए में दिए गए हैं। और इन्होंने कब किया था, हो सकता है कि ये भी पूछ लिया जाए। तो आप देखो पहले तो सबको लिखते जाया करो यार, अगर लिखोगे ना तो याद हो जाएगा, मैं आपको सच बता रहा हूँ। और यहाँ पे आप याद रखना 1814 में किया था। कब किया था, 1814 में किया था। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किसका है भाई, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या हिंदू धर्म का। तो आप तुरंत बताएंगे। और ये देखो ये भी आपके आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे भाई, ये भी आपके आरआरबी में पूछा हुआ है और एसएससी जीडी में भी पूछा हुआ है। ये आरआरबी और एसएससी जीडी दोनों में पूछा गया है। तो आप यहाँ पे क्या बताओगे, बौद्ध धर्म, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। तो ऑप्शन बी यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा। और देखो जैन धर्म से मैंने एक आपको बताया था, क्या बताया था, आगम, आगम बताया था ना। तो आगम जो है वो जैन धर्म से संबंधित है और त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये आप याद रखोगे ना, भूल तो नहीं जाओगे। तो फिर चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। इस महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है, मृत्यु। क्या होता है, मृत्यु। तो यहाँ पे आपको बताना है बुद्ध की जो मृत्यु है वो किस स्थान पर हुई थी। तो यहाँ पे आपके जो प्रश्न है, देखो ये भी आपके आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी याद रखना, ये भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, तो याद रखना हो जाएगा आपका कुशीनगर, जो कि आपका कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। देखो आपसे पूछा जाएगा कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, ज्ञान की जो प्राप्ति है वो हुई थी बौद्ध गया में। कहाँ हुई थी, बौद्ध गया में। और देखो सारनाथ में क्या हुआ था, सारनाथ में पहला उपदेश दिया था। पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। तो ये भी देखो याद रखना दोस्त, हो सकता है कि पेपर के अंदर आपसे यहाँ से पूछा जाए। और देखो कांस्टेबल वाले मेरे जितने भी भाई बहन मुझे सुन रहे हैं दोस्त, जो मैं आपको ये एक्स्ट्रा बताता हूँ ना, ये आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। और एसआई वालों के लिए तो क्वेश्चन लिख ही लेता हूँ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। 90% बंदों ने इसका सही जवाब किया होगा कि यहाँ पे जो इस प्रश्न का जवाब है वो हो जाएगा समुद्रगुप्त को। किसे, समुद्रगुप्त को। अब यहाँ पे मैं एसआई वालों से पूछता हूँ कि किसने कहा था भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा था। क्या आपको पता है, नहीं पता है तो नोट करो, B.A. स्मिथ। किसने कहा था, B.A. स्मिथ। देखो मैं स्मिथ लिख देता हूँ, B.A. आप लगा देना, ठीक है। B.A. स्मिथ, स्मिथ ने कहा था भारत का नेपोलियन। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे बोला गया है कि हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करते थे। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा जो है वो कहाँ किया करते थे। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में प्रयाग दिया है ना, तो आप प्रयाग लगा देंगे, लेकिन हो सकता है कि ऑप्शन में आपको कन्नौज भी दे दिया जाए। तो भाई याद रखना, प्रयाग और कन्नौज दोनों में करते थे, लेकिन जो महाभव्य किया था वो इन्होंने प्रयाग में किया था। तो आपको अगर दोनों देगा तो ऑप्शन भी यहाँ पे देगा ए और बी दोनों, और अगर एक देगा तो प्रयाग या कन्नौज में से एक देगा। और ये प्रश्न आपके लिए मैं आपको बता दूं, ये भी आरआरबी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी आरआरबी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से करेंगे। देखो यहाँ पे दिया गया है कि कोलकाता नाइट राइडर्स ने कितनी बार इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब जीता। इस बार 2024 का किसने जीता भाई, इसी ने KKR ने जीता है। और किसे हराया है, हैदराबाद को हराया है, आपको याद होगा। लेकिन हैदराबाद जो टीम है, सबसे ज़्यादा जो रन है, मतलब सबसे हाईएस्ट रन बनाने वाली टीम यही है, इसको याद रखना। और दूसरा याद रखना, सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला प्लेयर पूछा जाएगा IPL में, तो आप किससे बताएंगे, तो आप विराट कोहली जी को बताएंगे, ठीक है। ये भी आप याद रखना, जो कि किससे थे, RCB से खेलते थे। किससे, RCB से। और मेरी तो भाई ये फेवरेट टीम है RCB। किस किस की फेवरेट टीम है,
ज़रूर बताना दोस्त। हालांकि मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है सिर्फ कोहली जी की वजह से कि आरसीबी जो है वो मेरी फेवरेट है। और यहाँ पे देखो जो कोलकाता नाइट राइडर्स ने कितनी बार इंडियन प्रीमियम लीग का खिताब जीता है, तो आपके प्रश्न का जो जवाब है वो हो जाएगा 3 बार। कितनी बार दोस्त? 3 बार। और 5 बार किसने जीता बताओ? 5 बार आपकी एक तो सीएसके ने जीता है, ठीक है, ये भी आप याद रखना, सीएसके ने 5 बार जीता है और मुंबई इंडियंस ने भी 5 बार जीता है, तो ये आप याद रखेंगे। और देखो आईपीएल की जो शुरुआत है ना, ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 2008 में। कब हुई थी? 2008 में। तो ये भी देखो याद रखना, हो सकता है कि आपसे आईपीएल की शुरुआत स्टार्टिंग पूछ ली जाए। तो यहाँ पे देखो दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? तो अब यहाँ पे आप क्या बताएंगे? और ये प्रश्न हो सकता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाए आपके आने वाले पेपर में, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? बदरुद्दीन तैयबा जी, जो कि ऑप्शन ए में दिए गए। और देखो आपसे पूछा जाएगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे मुस्लिम, तो आप क्या बताएंगे? मुस्लिम पूछेगा तो आप डॉक्टर जाकिर हुसैन जी को बताएंगे। किसे? डॉक्टर जाकिर हुसैन जी को। और ये वैसे भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, और वैसे अगर मुस्लिम पूछेगा तो पहले थे। ये आपको याद रहेगा ना, नोट कर लिया होगा। तो फिर चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और कहते हैं ना थके हैं पैर मेरे और ना ही हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफ़र जारी है। तो यहाँ पे देखो दिया गया है बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था या फिर वायसराय कौन था? तो आप क्या बताएंगे? पहले तो ये बताओ कि बंगाल विभाजन हुआ कब था। तो अगर आपको पता होगा तो आपने तुरंत बताया होगा 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। अब वायसराय अगर पूछा जाएगा तो लॉर्ड कर्जन होगा। भाई 1905 में कौन होगा? लॉर्ड कर्जन। तो यहाँ पे लॉर्ड कर्जन आपका सही जवाब हो जाएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे बोला गया है भारत में रेल लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? भारत में रेल लाइन बिछाने का जो श्रेय है वो किसे प्राप्त है? तो इसका आप सही जवाब क्या लगाएंगे? और देखो इसे भारत में रेलवे का जो पिता है वो भी बोला जाता था। और देखो यहाँ पे मैंने कल भी आपको बताया था, तो यहाँ पे याद रखना लॉर्ड डलहौजी। कौन हो जाएगा आपका? लॉर्ड डलहौजी, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। तो आप याद रखेंगे ना। चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस महासागर में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं? इसका आप जवाब करिएगा। ये इंपॉर्टेंट तो है ही, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। और 17 नंबर क्वेश्चन है। 1 मिनट के लिए रुकूंगा मात, और मैं यही कहूँगा हो सकता है कि माँ सरस्वती मेरी जवान पे, मेरी वाड़ी पे विराजमान हो, और जो भी मेरे भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको इस बार 100% वर्दी मिल जाएगी। आपका सिलेक्शन होना तय है। और देखो आप भी अपने भाई को यार सपोर्ट करने के लिए एक बार लाइक वाला बटन तो ज़रूर दबाएंगे। आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट है, और इसलिए मैं आप वैसे भी मोटिवेट हो गया हूँ आपसे कि आपने इतना अच्छा सपोर्ट किया है, तो एक बार लाइक वाला बटन और दबा दीजिएगा अपने भाई के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डेली आपको 50 क्वेश्चन करंट से लेके, हिस्ट्री से लेके, एशियन, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ता हूँ। जो मुझे लगता है विटामिन आपसे पूछा जाएगा वो सब बताता हूँ। और साथ में याद रखना कि शेयर कर देना, थोड़ा सा अगर हो सके तो दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर देना। और देखो इसका प्रश्न का जो जवाब है वो मैं यहाँ पे आपको बताऊँ। यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा और सबसे गहरा भी आपका प्रशांत महासागर है, तो ये भी आप याद रखना। और एक जो मैंने अभी आपको गुड न्यूज़ बताई थी कि आपको आज से बिल्कुल फ्री पीडीएफ मिलेगी। बिल्कुल फ्री पीडीएफ के लिए आपको क्या करना होगा, बस कमेंट बॉक्स में जाके बोल देना भैया कुछ मत लिखना, अगर ना लिख पाओ तो सिर्फ पीडीएफ लिख देना, सिर्फ पीडीएफ लिख देना। मैं यहाँ से आपको कमेंट बॉक्स में ही लिंक शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल का, और आप ज्वाइन कर लेना। अब चलते हैं कंटिन्यू, और बिल्कुल भी नहीं रुकना है। देखो यहाँ पे दिया गया है तापमान की एसआई इकाई क्या है? तापमान की एसआई इकाई क्या है? तो तापमान की एसआई इकाई यहाँ पे पूछा गया है ना। अगर आपको पता होगा तो आपने बता दिया होगा, वरना आप नोट करो क्या होता है केल्विन, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। और देखो अगर आपसे पूछेगा, या तो केल्विन बता दिया, अगर ऊर्जा की पूछेगा तो क्या बताओगे? तो जूल बता देना। और चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कितना प्रतिशत लगभग मानव में वजन के अनुसार पानी होता है? कितना प्रतिशत मानव में वजन के अनुसार पानी होता है, वो भी लगभग में?
तो देखो जब ये प्रश्न पूछा जाएगा ना तो आपको ऑप्शन में या तो 66% मिलेगा जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है, या फिर आपको 65% भी मिल सकता है। तो याद रखना 65 या 66 में से कोई भी दिया जाए आप लगा के आ जाना, आपका सही जवाब हो जाएगा। और ये देखो ये क्या है ना, उम्र के हिसाब से भी और बॉडी के हिसाब से भी होता है, लेकिन ऑप्शन में आपको 66-65 के लगभग दिया जाएगा, आप लगा देना सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया भारत के 85वें 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो 50वें जो ग्रैंड मास्टर हैं वो कौन बने हैं, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये देखो पूछा जाएगा आपसे तो आप क्या बताएंगे। और ये आपके करंट का क्वेश्चन है यार, तो आप यहाँ पे तुरंत बताना श्याम निखिल जो कि ऑप्शन ए में दिए गए हैं। तो भैया ऑप्शन ए हमारा सही हो रहा है, तो भैया आपका बिल्कुल सही है। लेकिन अगर 84 पूछ दिया गया तो क्या बताओगे, अगर आपसे 84 पूछ दिया गया तो आप क्या बताएंगे। तो वैशाली राम बाबू, याद रहेगा ना दोस्त, भूलोगे तो नहीं, प्रॉमिस करो। और चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि रेहला नामक पुस्तक किसने लिखी थी। रेहला नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखी थी, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब होना चाहिए ना वो यहाँ पे होगा इबन बतूता जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। और मैगस्थनीज से देखो इंडिका पूछी जाती है, मैं रोज़ आपको इसीलिए बताता हूँ कि मुझे पता है आपसे इंडिका पूछी जाएगी। और देखो बाणभट्ट से याद रखना, इन्होंने हर्षचरित लिखी थी। क्या हर्षचरित की रचना किसने की थी, बाणभट्ट जी ने की थी। तो ये भी आप याद रखेंगे, हो सकता है कि पेपर के अंदर आपसे पूछ लिया जाए। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। और आज देखो थोड़ा सा यार लेट हो गया हूँ क्योंकि मैं आज ना थोड़ा सा बिजी था, थोड़ा सा काम था खेत में, तो उस वजह से मैं आपको क्लास नहीं कर पाया दिन में। कोई बात नहीं है, अभी 5 बज रहे हैं, मैं इस क्लास को 7 बजे तक अपलोड कर दूंगा, आपको ये शाम 7 बजे तक क्लास ज़रूर मिल जाएगी। और देखो यहाँ पे दिया गया है गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित किए गए थे। पहला तो ये है कि याद रखना गोलमेज सम्मेलन आयोजित क्यों किए गए थे, इसका तो जवाब मैं आपको बताऊँगा ही बताऊँगा। साथ में ये भी जानना जरूरी है कि टोटल 3 हुए थे, और कहाँ हुए थे तो वो भी याद रखना, कहाँ हुए थे, लंदन में हुए थे। कहाँ हुए थे दोस्त, तो याद रखना ये आपके लंदन में हुए थे, ठीक है, आयोजित। अब यहाँ पे देखो एक प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी जी ने कितने गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, तो आप क्या बताएंगे, 1 में लिया था। किस में लिया था, 1 में लिया था। ऐसा कौन था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे हमारे। और देखो यहाँ पे अब प्रश्न का जवाब करेंगे कि गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित किए गए थे। अब देखो आपको समझ आया होगा, अगर मैं सीधा प्रश्न बताता हूँ नेक्स्ट करता तो क्या फ़ायदा था, तो आप बता देंगे कि साइमन कमीशन की संतुष्टि पर विचार के लिए, साइमन कमीशन की संतुष्टि पर विचार के लिए, तो ऑप्शन सी जो है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब। और गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, क्योंकि ये मुझे बताना याद नहीं रहा बताने का, तो अब मुझे लगा तो मैंने आपको तुरंत बताया। तो यहाँ पे दिया गया है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये उक्ति है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे आप प्रश्न का जवाब करिएगा, तो यहाँ पे मुझे उम्मीद है आपने बिल्कुल सही लगाया होगा। राम प्रसाद बिस्मिल जी जो कि ऑप्शन ए में दिए गए हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ से हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही जवाब। और गांधी जी ने क्या कहा था, करो या मरो का नारा दिया था। क्या, करो या मरो का नारा दिया था। और इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और यहाँ पे देखो दिया गया है अंग्रेजों द्वारा किस राज्य का विलय कुशासन के आधार पर किया गया था, जिसे हम लोग बोलते हैं हड़प नीति। क्या बोलते हैं, हड़प नीति। हड़प नीति के द्वारा किसे हड़पा गया था अंग्रेजों के द्वारा, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, अवध को सबसे पहले हड़पा गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और ये देखो भाई एसआई वाले भाई लोगों को थोड़ा गौर करना इस प्रश्न पे, और यहाँ पे याद रखना ये 1856 में हड़पा गया था। पहला जो था वो कौन था, अवध था, और ये 1856 में हड़पा गया था। तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है हर्षवर्धन की बहन का नाम क्या था। हर्षवर्धन की बहन का नाम क्या था। ये देखो एसआई वालों के लिए इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये प्रश्न एसआई वालों के लिए वाकई में इंपॉर्टेंट है। आपसे तो ये पूछा जाएगा कि बाणभट्ट या हर्षवर्धन से संबंधित क्वेश्चन कांस्टेबल वालों से पूछे जाएंगे, लेकिन आप यहाँ पे बहन का नाम पूछ दिया गया है। क्या आपको पता है, अगर पता है तो ठीक है, तो तुरंत बता दोगे राजश्री जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। और देखो मैं यहाँ पे आपको और बता दूँ, इनकी जो शादी है ना वो किसके साथ हुई थी, बताओ। इनकी जो शादी है वो किसके साथ हुई थी, तो आप क्या बताएंगे, बताओ।
तो याद रखना, देखो नोट करते जाओ प्रश्नों को। कन्नौज के एक मौखरी वंश के राजा थे ग्रहवर्मन। कौन थे? ग्रहवर्मन। ग्रहवर्मन, तो ये भी आप याद रखेंगे, इनके साथ में हुआ था कन्नौज के। तो ये आपको याद रहेगा ना, भूल तो नहीं जाओगे। तो फिर चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, नेपाली शेरपा ने रिकॉर्ड कौन सी बार एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की है। देखो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपका इंपॉर्टेंट, शायद आपको अभी समझ नहीं आया होगा। अब मैं जैसे ही इसे आपके साथ में एक्सप्लेन करूँगा आप समझ जाओगे कि ये जो हैं इन्होंने 30वीं बार फतेह किया है। इन्होंने एवरेस्ट को 30वीं बार फतेह किया, और वो भी बता दूँ 30 साल के अंदर, 30 साल के अंदर ये 30 बार एवरेस्ट फतेह कर चुकी हैं। तो ये तो आपको अब समझ आ ही गया होगा। और देखो इनका जो नाम है वो क्या है, कामी रीता है, कामी रीता, ठीक है, कामी रीता। तो ये भी आप याद रखना, कामी रीता। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा इस प्रश्न को, और ये पूछा जाएगा क्योंकि इन्होंने एवरेस्ट फतेह किया और वो भी 30वीं बार किया है, ठीक है। और देखो मैं तो आपको सही बताऊँ दोस्त, मजाक मत समझना, मैं तो यही सोचा था कि जीवन में कुछ ना कर पाया ना तो एक बार एवरेस्ट फतेह कर दूंगा। कोई अगर पूछेगा ना कि जीवन में क्या करा है तुमने, भाई मैंने एवरेस्ट फतेह किया है सीधी सी बात है, ठीक है। तो वाकई में जीवन में कुछ बड़ा करो यार, ताकि सामने वाला, देखो वैल्यू ना इंसान की नहीं होती है, ध्यान रखना, वैल्यू किसकी होती है? उसके समय की होती है। वैल्यू इंसान की नहीं, उसके समय की। अगर अच्छा समय चल रहा है ना, दुनिया में सब सलाम ठोकेंगे तुम्हें, सब सलाम करेंगे। और अगर समय दोस्त थोड़ा सा बिगड़ गया ना तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। कहते हैं ना कि बनी के चेहरे पे लाखों निशान होते हैं, और बनी जब बिगड़ता है तो दुश्मन हजार होते हैं। तो इस तरीके से याद रखना दोस्त, और कुछ ना कुछ बड़ा करना है। और यहाँ पे प्रश्न है हमारा कि रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन थे। अब देखो इस प्रश्न का पूरा पोस्टमार्टम करते हुए चलते हैं। रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले प्रथम रेल मंत्री कौन थे, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको लग रहा होगा। और देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ ये क्या, कौन थे वो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी थे। अब इन्होंने कब इस्तीफा दिया था, क्या आपको पता है? नहीं पता है तो आप नोट करो, 1956 में दिया था। कब दिया था दोस्त? 1956 में दिया था। देखो ये जो रेल दुर्घटना है ये कहाँ हुई थी, क्या आपको पता है? महबूब नगर में हुई थी। कहाँ हुई थी? देखो जितनी घटनाएं हैं वो कहाँ होती हैं, वो महबूब नगर में ही होती हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना। देखो माफ़ी चाहता हूँ, कभी मैं थोड़ा इसलिए ऐसे कर देता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा चीज़ों को याद रखें। मेरा किसी को दिल दुखाने की कोई वो नहीं है, सिर्फ मजाक, इसलिए किसी तरीके से आप चीज़ों को सीखें, मेरा तो कहने का मतलब ये है। और इसमें ना हमारे 112 अपने लोग, अपने भाई बहन, अपने माता पिता, भाई बहन, छोटे बड़े ख़त्म हुए थे, जो मतलब कि बोल सकते हैं कि मृत्यु को प्राप्त हुए थे 112 लोग। तो ये भी आप याद रखना। और हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1956 में जब ये महबूब नगर में घटना हुई थी तो रिजाइन दे दिया था। अब आपको याद रहेगा दोस्त, कभी नहीं भूलोगे। देखो यहाँ पे दिया गया है, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में है। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ख़ास तौर पे एसआई वालों नोट करो इस प्रश्न को। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का जो पृथक्करण है वो किस अनुच्छेद में है, तो याद रखना वो है आर्टिकल 50, अनुच्छेद आपका 50, ऑप्शन ए सही जवाब हो गया। और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की जो अभिवृद्धि है वो किस में है, तो वो 51 में है। वो किस में है? 51 में है। तो ये भी आप याद रखना दोस्त, और नोट कर लेना। देखो अगर आपने ना सुन पाया हो तो क्लास को थोड़ा बैक करके देख लिया करो कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की जो अभिवृद्धि है वो किस में? अनुच्छेद 51 में। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? भाई कांस्टेबल वालों आपके लिए भी है जग, देखो सबके लिए माल बराबर लेके आता हूँ। अब यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, अनुच्छेद 44, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। भाई नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता जो है वो अनुच्छेद 44 में है। और देखो अनुच्छेद 48 में क्या है, पता है? नहीं पता है। तो कृषि एवं पशुपालन जो संगठन है, कृषि एवं पशुपालन संगठन जो है वो आपका अनुच्छेद 48 में है। अनुच्छेद 25 में क्या है, ये तो आपको रटा पड़ा है, मैं रोज ही बताता हूँ। धर्म एवं का प्रचार एवं धर्म की स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 25 में है। तो ऐसे आप याद रखेंगे ना। चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है कि राष्ट्रपति पद की योग्यता किस अनुच्छेद में है। राष्ट्रपति पद की जो योग्यता है वो किस अनुच्छेद में है,
पहले तो आप ये बताओ कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो किस अनुच्छेद में है। भाई योग्यता तो तभी बताओगे ना, तो याद रखना है। पहले तो प्रश्न का जवाब करते हैं कि अनुच्छेद 58 हो जाएगा आपके प्रश्न का जवाब। योग्यता जो है अनुच्छेद 58 में दी गई है। और देखो क्या क्या होना चाहिए मैं आपको बताऊं यहाँ पे, आप नोट करो। पहला तो कि जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे ना वो भारत के नागरिक हों, पहली चीज़। बिल्कुल सही बात है भाई, देश का नागरिक होगा तभी तो। भाई देखो राष्ट्रपति कौन होते हैं, ये होते हैं देश के प्रथम नागरिक। कौन होते हैं, देश के प्रथम नागरिक होते हैं। तो ये भारतीय होना इनका जरूरी है। अब दूसरा याद रखना, मैं रोज़ आपसे कहता हूँ कि राष्ट्रपति या राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी, 35 वर्ष होनी चाहिए। याद हो गया ना, 2 याद हो गए ना। तीसरा याद रखो, सॉरी कि लोकसभा के सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हों। लोकसभा के सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हों, तीसरा हो गया। ठीक है, योग्य लिख देता हूँ, याद रखना योग्य हों। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपसे मैं और यहाँ पे बताऊँ कि चुनाव के समय ना लाभ का पद धारण ना किए हों। चुनाव के समय लाभ का पद धारण ना किए हों, तो ये भी आप याद रखना। अब मैंने आपसे पूछा था कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो किस अनुच्छेद में है, तो वो अनुच्छेद 55 में है। जो चुनाव है वो कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 55 में है। और अनुच्छेद 61 में कहा है भाई, महाभियोग है। क्या है, महाभियोग। राष्ट्रपति जी पे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है सिवाय महाभियोग के। अगर संविधान से कोई भी मतलब वो हुआ है, उनसे कोई गलती हुई है, तो उसके लिए उन्हें पद से हटाया जाएगा, ना कि ये कहो कि उन्हें कोई सज़ा दे दी जाए, वो नहीं होता है। तो ये आप याद रखेंगे ना। अब चलो यहाँ पे आपके रेलवे का क्वेश्चन है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित, बाय वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एसआई कांस्टेबल दोनों लोगों के लिए। तो आप याद रखेंगे पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो आपका हाजीपुर में है। कहाँ है, हाजीपुर। तो ये आपको याद रहेगा ना। अगर आपसे मैं देखो पूर्व मध्य पूछा है, अगर पश्चिम मध्य पूछ लेता, पूर्व यहाँ पे पूर्व हो गया, पश्चिम मध्य पूछ लेता तो आप क्या बताते, जबलपुर। अगर आपसे पश्चिम मध्य पूछ लेता तो आप बताते जबलपुर। अगर आपसे दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का पूछ लूँ, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का पूछ लूँ तो आप क्या बताएंगे, तो याद रखना वो आपका बिलासपुर में है। कहाँ है, बिलासपुर में है। तो आपको नोट कर लिए होंगे ना। देखो पूर्व मध्य हाजीपुर, पश्चिमी मध्य जबलपुर और दक्षिण पूर्व मध्य कहाँ हो जाएगा, बिलासपुर। नोट कर लिए। फिर चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो मुझे एक दोस्त ने प्रॉमिस किया था चाय पिलाने के लिए, आज देखो थोड़ा थक गया हूँ। अगर भाई 10 रुपये हों जेब में तो फिर आओ मिलते हैं, चाय पियेंगे दोनों बैठ के। ठीक है, और किसी को पीना हो तो वो मेरी तरफ से फ्री। ठीक है, बस क्या है ना, पढ़ाई करते रहो यार। देखो यहाँ पे दिया गया है, भूमिगत मेट्रो रेल की सुविधा कोलकाता में शुरू हुई थी। कब हुई थी, पता है कब हुई थी भाई? भूमिगत मेट्रो रेल की जो सुविधा है वो कोलकाता में शुरू हुई थी। कब हुई थी, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो नोट करो, 24 अक्टूबर 1984। 1984, 24 अक्टूबर, तो ये याद रहेगा ना। और 24 अक्टूबर से मुझे याद आया 24 अक्टूबर 1945। देखो 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ था, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। देखो डेट से ही याद आ गया, इसीलिए कहते हैं चीज़ें लिखोगे ना तो याद रहेगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मुझे पता है मैं कहीं भी रहूं लेकिन मेरे अंदर एक वो बना रहता है कि मुझे आज मैंने खुद तो पढ़ लिया लेकिन दोस्तों के लिए क्लास नहीं बना पाई। वो पता क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो दिल की बातें होती ना वो आप लोगों से कह लेता हूँ, क्योंकि कोई और नहीं सुनेगा, क्योंकि मैं फेलियर बंदा हूँ। मैंने लाइफ में कुछ नहीं कर पाया तो मुझे कोई नहीं सुनना पसंद करता है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद आप लोग मुझे समझते हो, क्योंकि आप लोग उस दौर से गुजर रहे हो जिससे मैं गुजर रहा हूँ। और यहाँ पे देखो दिया गया है कि यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा दोस्त, और ये आप याद रखना है। यहाँ पे आपका सही जवाब 39वां स्थान हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। और देखो इसमें जो मैं बताऊँ WEF शायद इसका वो करती है। और देखो कितने देश हैं इसमें, टोटल 119 देश हैं। कितने? 119 देश हैं, जिसमें भारत 39वें स्थान पे आता है। तो ये आपको याद रहेगा ना दोस्त। फिर चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और देखो यहाँ पे दिया गया, भारत का राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया था? अब यहाँ पे देखो कितने लोग गलत इसका जवाब करें, और 34 नंबर है इसका, तब तक आप करिएगा सही गलत जो भी करना है। हालांकि मैं तो आपको बताऊंगा ही, आपका बड़ा भाई जो हूँ। और देखो 34 नंबर आ गया, 1 मिनट के लिए रुकूंगा मैं। 17 दूनी 34, 2 पे रुकता हूँ, 17 और 34 पे, बाद होगी 50 होने के बाद।
अब यहाँ पे देखो 1 मिनट के लिए रुकूंगा और जितने भी भाई अभी तक मेरे भाई बहन मेरे दोस्त नए पुराने जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं, अगर आपने लाइक नहीं किया है तो यार प्लीज़ मेरा हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, आप क्लास को लाइक कर दो और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जब आप सब्सक्राइब करते हो ना, मैं देखता हूँ कि मुझे 2 लोग या 3 लोगों ने सब्सक्राइब किया तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। उस टाइम मुझे जो थकान होती है ना, जो दिमाग में दर्द हो रहा हो, जैसे कि सारा दिन हो गया दोपहरी में तसते हुए धूप के नीचे और शाम को घर पे अभी आके जस्ट पसीना भी सही से नहीं पोछा और मैं क्लास को रिकॉर्ड करने लग गया। तो इसीलिए कि आप लोग जब सब्सक्राइब करते हो तो बहुत अच्छा फील होता है यार। और देखो शेयर भी कर देना। अब चलते हैं बिना रुके। और देखो पीडीएफ के लिए तो मुझे याद ही नहीं रहा, पीडीएफ भाई उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में बोल देना, मैं आपको चैनल का लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का और ज्वाइन कर लेना। आपको पीडीएफ रोज़ मिलेगी कंटिन्यू। और यहाँ पे देखो दिया है भारत का राष्ट्रीय गान कब अपनाया गया, तो यहाँ पे जो आपके प्रश्न का सही जवाब है वो 24 जनवरी 1950 हो जाएगा। 24 जनवरी 1950। क्या आपने यही लगाया था तो आपका सही है, अगर आपने 26 जनवरी 1950 लगाया तो गलत हो गया फिर। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? मसौदा समिति के जो अध्यक्ष हैं वो कौन थे, तो आप क्या बताएंगे? BR अम्बेडकर जी, जो कि यहाँ पे आपके बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है कि अगर आपसे संघीय समिति के अध्यक्ष पूछ लिया जाएगा तो आप क्या बताओगे? तो याद रखना, हमारे जो पहले प्रधानमंत्री जी कौन थे, PM कौन थे भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो ये थे हमारे संघीय समिति के अध्यक्ष। और अगर आपसे प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष पूछे जाएंगे तो आप क्या बताएंगे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ये आप याद रखेंगे। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। कॉमनवेल्थ स्टेडियम कहाँ स्थित है? इसे भी देखो कितने दोस्त अभी गलत करते हैं। अब इसे देखो दोस्त, गलत मत करना, अगर हो गया तो कोई बात नहीं है, तो आप याद रखना फिर कनाडा, नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए। और देखो जब रिवीजन क्लास आपको शनिवार को मिलेगी ना, उसमें ये प्रश्न मैं ज़रूर डालूंगा और उस टाइम आपका जवाब गलत नहीं होना चाहिए यार। और देखो यहाँ पे कॉमनवेल्थ जो स्टेडियम है वो आपका कनाडा में है। और देखो ऑस्ट्रेलिया में एक आपका है जो आपसे पूछा जाता है करारा को क्या पूछा जाता है? करारा स्टेडियम। तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, याद रहेगा ना। और देखो यहाँ पे भारत में कौन कौन से स्टेडियम है भाई? मुंबई में कोई स्टेडियम है मुझे बताओ। कानपुर में आपका ग्रीन पार्क है, वो तो मुझे भी पता है, मुंबई वाला आप बताएंगे, ठीक है। और देखो एक आपका और पूछा जाता है बीजिंग स्टेडियम। कौन सा? बीजिंग स्टेडियम। तो बीजिंग कहाँ है? चीन में है, तो ये आपको याद रहेगा। और चलते हैं फिर। और देखो पहला कोविड का मरीज कहाँ मिला था? बीजिंग और चीन से मुझे याद आया, तो वो कहाँ? वुहान शहर में मिला था। कहाँ मिला था? वुहान शहर, जो कि आपका चीन में पड़ता है, तो ये आप याद रखना। और देखो यहाँ पे दिया गया है किस राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? किस राज्य की जो तटरेखा है वो सर्वाधिक लंबी है? तो ये तो सभी दोस्त कर देंगे, क्या? गुजरात। दूसरे नंबर पे आपकी कौन सी? तमिलनाडु आती है, शायद तमिलनाडु आती है ना। और तीसरे पे आंध्र प्रदेश। लेकिन टोटल कितने राज्य हैं जो तटरेखा से लगते हैं? अब आप इसका जवाब करिएगा। अब आपके लिए प्रश्न कठिन हो गया होगा, तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ 9 राज्य जो हैं वो तटरेखा से लगते हैं। कितने? 9 राज्य लगते हैं, याद रहेगा ना। और देखो यहाँ पे मैं गुजरात की जो तटरेखा है उसकी जो लंबाई है ना वो भी याद रखना कितनी है? 1600 किलोमीटर। क्या है? 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर, ये आप याद रखना, इसीलिए सबसे लंबी है। और देखो मैंने उस दिन बताया था कि कौन सा राज्य है, देखो यहाँ पे कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? तो आपने क्या बताया था भैया? त्रिपुरा है, बताया था ना। तो बस इसी तरीके से याद रखना है। अब यहाँ पे दिया गया है कि पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य, पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य, क्या आप क्या लगाएंगे यहाँ पे सही जवाब? तो इस तरीके के जब आते हैं ना तो बिना देखे यह सभी लगा देते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, देखो आपका गुजरात भी है, पंजाब भी है, राजस्थान भी है, और इसके साथ साथ में आपका एक तो कौन सा पड़ता है बताओ? पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर। ये तो भूल ही गए थे, जम्मू कश्मीर, याद रहेगा ना। 1 2 3 4 आपके याद रहेंगे आपको, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, आपका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है यार, और इसका जवाब कोई गलत मत कर देना। यहाँ पे आपका जो सही है वो हो जाएगा 2.42%, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी लगाएंगे सही जवाब, और बिना समय को बर्बाद किए चलेंगे अगले प्रश्न पे। बांग्लादेश की सीमा से सटे भारतीय राज्य हैं। देखो आज क्या मूड था भैया का, सभी राज्य पूछ लिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन।
चीन का तो अभी पूछा ही नहीं, पूछूंगा आगे। यहाँ पे बताओ, बांग्लादेश की सीमा से सटे भारतीय राज्य हैं, कौन कौन से हैं पता है आपको? देखो, पश्चिम बंगाल भी आपका लगता है, असम भी लगता है, मेघालय भी लगता है। क्या क्या? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। क्या क्या? त्रिपुरा देखो अभी बताया ना, 3 तरफ से घिरा हुआ है यार। तो ये देखो पूछा भी जाता है कि 3 तरफ से घिरा हुआ बांग्लादेश से कौन सा राज्य है भारतीय, तो त्रिपुरा। ठीक है, अब त्रिपुरा के बाद आपका क्या आ जाएगा? मिजोरम। तो मिजोरम भी याद रखना, मिजोरम। तो मिजोरम भूल तो नहीं जाओगे, तो मिजोरम भी याद रखना। चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे। माना दर्रा किस राज्य में स्थित है? माना दर्रा, अब माना दर्रा आपको पता है? नहीं पता है, कोई बात नहीं है, उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। और देखो यहाँ पे एक और है, क्या? लिपू लेक। क्या? लिपू लेक। तो लिपू लेक याद रखोगे। एक और है नीति दर्रा, याद रहेगा ना, भूल तो नहीं जाओगे। चलो कोई बात नहीं है। सिक्किम में बता दो, सिक्किम में आपका नाथुला भी है, सिक्किम में आपका नाथुला है ना। सिक्किम में एक जयपला भी है। क्या? जयपला, ऐसे लिखा जाएगा, देखो जयपला, जयपला, जयलेपला। ठीक है, जयलेपला। तो ये आप, ये आधा पा बना हुआ है यार। पेन नहीं है, फ़ोन भी नहीं है, कुछ तो है नहीं मेरे पास, काम चल रहा है, बस आप लोगों को क्वेश्चन कराता रहता हूँ। ये शिकायत मत करना कि भैया लिखते नहीं हो सही से। अब देखो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है, पता है आपको? नहीं पता है तो नोट करो फिर, बोमडिल्ला दर्रा। बोमडिल्ला दर्रा कहाँ है आपका? अरुणाचल प्रदेश में है, याद हो गया ना। दीफू दर्रा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश जो है ये भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, याद रहेगा ना, भूल तो नहीं जाओगे। फिर चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 किसे मिला भैया? इम्पोर्टेंट। ये जो 23,000 क्या होता है ना, जो 23 वाले होते हैं 24 में मिलते हैं, 22 वाले हैं वो 23 में मिलते हैं। तो ऐसे याद रखना, ये आपसे पूछ लिया जाएगा। अब आप इसका सही जवाब क्या करेंगे? संगीत कला निधि पुरस्कार 2000 किसे मिला? तो 2023 तो आप क्या बताएंगे? बॉम्बे जयश्री को। तो बॉम्बे जयश्री आपके ऑप्शन सी हो जाएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई भी अगर एसआई वाला मेरा भाई, देखो कांस्टेबल वाले बता देंगे फिर तो एक समोसा मेरी तरफ से, और अगर एसआई वाले बता दें कि लता मंगेशकर जी को भारत रत्न कब मिला था। 5 सेकंड देता हूँ, 1 2 3 4 5। अब मैं बताता हूँ, 2001 में। और सचिन तेंदुलकर जी को कब मिला था? 2014 में, याद रहेगा ना, भूल मत जाना। चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे। भारत एवं चीन सीमा से सटे राज्य हैं, भारत एवं चीन सीमा से सटे राज्य। तो देखो चीन सीमा, अभी बांग्लादेश पाकिस्तान कर चुके हैं हम लोग, अब यहाँ पे आ गए चीन के पास। चीन से सटे हुए कौन कौन से राज्य हैं बताओ? तो याद रखना, पहला तो आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर। बिल्कुल सही बात है भैया, जम्मू कश्मीर लगता है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे दूसरा आपका हो जाएगा उत्तराखंड, ये भी लगता है भैया। ठीक है, तीसरा आपका हिमाचल प्रदेश, मतलब यहाँ पे ये तो हो जाएंगे सभी। अब यहाँ पे आप देखो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ये कर चुके ना, 2 बच रहे हैं। कौन कौन से? याद रखना दोस्त, नोट करते जाओ, इसीलिए तो मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ कि आप इनको लिख लें। एक तो आपका सिक्किम होता है, ठीक है, और दूसरा आपका अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश देखो क्यों इम्पोर्टेंट है, मैंने अभी आपको बताया भी था। अरुणाचल प्रदेश से इसकी राजधानी भी याद रखना, जैसे कि मैंने रखी है कि अरुणाचल ईंटा पाथेंगे। क्या? ईंटा भट्टे पे क्या होता है, पाथी जाती है ना साँचे में डाल के, तो क्या करते हैं? ईंटा पाथेंगे। तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो है ईटानगर, याद रहेगा ना। तो फिर चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा की राजधानी क्या है? अब आप कंफ्यूज हो गए कि काहिरा, किंगस्टन, ओटावा क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जवाब आपका ओटावा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओटावा हो जाएगा। तो आपको ये याद रहेगा ना दोस्त, भूल तो नहीं जाओगे। अब यहाँ पे बताओ किंगस्टन किसकी है? चलो किंगस्टन बता दो किसकी है। अब आपको नहीं समझ आ रहा ना, नोट करो यार, जमैका की राजधानी है। किसकी? जमैका की राजधानी है। काहिरा किसकी है बताओ? काहिरा, मैंने एक दिन आपको काहिरा से कुछ और भी बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, अभी आएगा। मिस्र की। किसकी? मिस्र की। देखो काहिरा जो है ना, ये नील नदी के तट पर स्थित है, नील नदी के किनारे स्थित है, ये मुझे याद आ गया। और नील नदी की जो लंबाई है 6,650 किलोमीटर है, ये सबसे लंबी नदी है, 6,650 किलोमीटर। और याद रखना इसके किनारे ये काहिरा स्थित है, याद रहेगा ना। और देखो अब मैं आपसे जकार्ता पूछता हूँ, जकार्ता जो है, जकार्ता किसकी राजधानी है? तो आप क्या बताओगे? इंडोनेशिया की है।
किसकी है? इंडोनेशिया की। अभी इंडोनेशिया में मैंने आपको एक बाली बताया था, याद रहेगा ना? अब देखो इसकी मैंने राजधानी भी आपको बता दी, जकार्ता, याद रहेगा ना? अब मैंने आपको ऑस्ट्रिया की राजधानी बताई थी, वियना, याद है ना? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बताई थी, कैनबरा, याद है ना? अब चलो मुझे बताओ कि यूक्रेन की राजधानी क्या है? चर्चा में है ना यूक्रेन, पूछ सकता है भाई। देखो दक्कन का पठार किस देश में स्थित है? दक्कन का पठार। अगर इसमें गलत कर दिया यार तो फिर मेहनत की बहुत ज़रूरत है। भारत में स्थित है। ऑप्शन ए। किसका किसका गलत हुआ, ईमानदारी से बता। आज मुझे एक मेरी बहन ने मैसेज करा था, मुझे नाम याद नहीं, शायद श्वेता ने करा था, हाँ शायद स्वाति या श्वेता थी, मुझे याद नहीं आ रहा है, कि भैया मेरे 3 स्किप हुए, 2 गलत किए और क्या शायद 45 सही हुए। तो बेटा वेरी गुड, अगर इस तरीके से आप कर रहे हैं, आप अगर इस तरीके से आपका स्कोर हो रहा है ना, तो फिर आप बस अब मंजिल दूर नहीं है, अब मंजिल दूर नहीं है। अगर 50 में से 45 आपने कर दिया ना, बेशक 2-3 ये 3 गलत हो गए, 2 स्किप कर दिए, कोई बात नहीं है। 45 कर दिया ना, मैं कह रहा हूँ 40 फिर भी बच रहे ना आपके बिल्कुल सीधे सीधे, तो आपको कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पे दिया गया है धौलागिरी पर्वत कहाँ स्थित है। अब इसका जवाब करो, गलत मत करना। धौलागिरी नेपाल में है भैया। कहाँ है? नेपाल में है। इसकी जो ऊंचाई है ना, हाइट, वो भी याद रखना यार। चलो बता देते हैं, 8172 मीटर। कितनी है? 8172 मीटर। और देखो भारत में कौन सा है? भारत में एक याद रखना आपका पूछा जाता है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत, ठीक है। अब इसकी ऊंचाई बता दो, नंगा पर्वत, तो याद रखना 8112 मीटर, 8112 मीटर, याद रहेगा ना? अब बताओ, नेपाल में एक और भी है, अन्नापूर्णा। अन्नापूर्णा जो है, अन्नापूर्णा, ये भी पूछा जाता है, अन्नापूर्णा भी पूछा जाता है मेरे भाई। अन्नापूर्णा जो है ना, इसकी हाइट क्या है? तो इसकी जो हाइट है 8078 मीटर। कितनी है? 8078 मीटर अन्नापूर्णा की, ये नेपाल में है, याद रहेगा ना? अब देखो एक आपसे राकापोसी पूछा जाता है। क्या? राकापोसी पूछा जाता है। तो राकापोसी जो है, ये बताओ, राकापोसी, तो ये पाकिस्तान में पड़ता है। राकापोसी जो है ये पाकिस्तान में पड़ता है। इसकी ऊंचाई क्या है पता है? 7788। क्या है? 7788 मीटर। तो ये भी याद रखना, 7788 मीटर। अब यहाँ से कोई संदेह रह गया आपका? देखो मेरे पास पेन नहीं है, छोटा सा फ़ोन है। अब फ़ोन की डिस्प्ले पे जितना लिख सकता हूँ उतना ही लिख सकता हूँ। ये बड़ी सी डिस्प्ले होती तो कितना भी लिख सकते थे। अब यहाँ पे दिया, परमाणु भौतिक शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? परमाणु भौतिकी शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। और क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। याद रहेगा ना? भूल तो नहीं जाओगे। चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है, शासी निकाय AKFI का पूर्ण रूप क्या है? इसको तुम साइड करो, सीधा इसका मुझे बताओ, AKFI का पूर्ण रूप क्या है? ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आपने नोट नहीं किया है तो कोई बात नहीं है, ये याद रखना कबड्डी से संबंधित है। एमच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, सही जवाब हो जाएगा आपका। और देखो अब यहाँ पे आपसे फीफा का भी पूछा जाता है, फीफा का भी पूछा जाता है। फीफा, तो फीफा का याद रखना, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ये आपका हो जाएगा फीफा का फुल फॉर्म, याद रहेगा ना? ये देखो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग मतलब ICC, ICC याद रहेगा ना, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग। तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो कम नहीं होना चाहिए। अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? इम्पोर्टेंट है। और मैं आपको एक कौन थी वो, अक्टूबर क्रांति थी ना, अक्टूबर क्रांति मैंने आपको 2 बार बताया था। अगर याद हो तो बताना कमेंट बॉक्स में, नहीं तो फिर रिवीजन क्लास में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और अगस्त प्रस्ताव जो है ये कब हुआ था? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो याद रखना 8 अगस्त 1940, 8 अगस्त 1940। और जब 8, 9, 10 ऐसे दे दिया जाता ना, इतने करीब वाले ऑप्शन, तो फिर थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। 8 अगस्त 1940। अगर आप SI की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपसे अब पूछ रहा हूँ कि उस टाइम वायसराय कौन था? तो याद रखना उसका नाम क्या था? देखो लॉर्ड लिनथिगो। तो मैं लिख देता हूँ, देखो
लिनथिगो, ठीक है। तो याद रखना लिनथिगो जो था ये उस टाइम वायसराय था, ठीक है, याद रहेगा ना आपको। अब देखो ये किससे संबंधित था, तो अल्पसंख्यक और युद्ध संबंधित विषयों पर बोल सकते हैं विचार विमर्श जो था उससे संबंधित था। तो ये चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। और देखो यहाँ पे ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग अस्तित्व में कब आया था। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया था, तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि नीति आयोग से पहले था योजना आयोग। क्या था, योजना आयोग था। योजना आयोग जो है उसे बदल के कर दिया गया है नीति आयोग। और ये कब किया गया है, तो आप क्या बताएंगे यहाँ पे, तो याद रखना ये किया गया था 1 जनवरी 2014 या 15, बताओ सही जवाब इसका क्या होगा। तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 2015। और देखो नीति आयोग हो या योजना आयोग हो, इसका जो अध्यक्ष होता है वो हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं। कौन होता है, हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं। तो ये आपको याद रहेगा ना। और देखो नीति आयोग का जो पूरा नाम भी पूछा जा सकता है भाई, एसआई वाले भाई लोगों ध्यान दो थोड़ा मेरी तरफ, इसका पूरा नाम भी पूछा जा सकता है। तो आप क्या बताएंगे, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, याद रहेगा ना आपको, भूल तो नहीं जाओगे। तो आज के प्रश्न हुए आपके 50 पूरे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। और सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अपने 40 मिनट देने के लिए। और मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में। और ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप कमेंट बॉक्स में बच जाइएगा और वहाँ पे टाइप कर देना PDF। आप अगर PDF भी लिख दोगे ना, कुछ भी लिख देना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल की, और उससे आप ज्वाइन कर लेना और आपको डेली PDF मिलती रहेगी। तो मिलते हैं अपने सभी शेयरों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्त, मेरे भाई बहन, छोटे बड़े सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।